Welcome back everyone to the Political Science lecture series. In the previous lecture we discussed the theory of separation of powers, the checks and balances and the functions and responsibilities of legislator. आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके पास कौन सी पावर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव को मिलती हैं और एग्जीक्यूटिव के प्राइमरी डोमेन में आती हैं. सो एज वी डिस्कस्ड कि लेजिस्लेटर का काम है लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव का काम है इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है लॉज की जो कि लेजिस्लेटर पास करता है. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ योर एग्जीक्यूटिव इन दैट रिकॉर्ड. द सेकेंड इज द अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन. जैसे हमने लेजिस्लेटर में देखा था इसी तरह हमें पता है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है, अगेन यू कैन कोट यूएस की एग्जांपल जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ फेडरल जुडिशरी, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ सीनियर सुपीरियर सर्विसेज. इन सारी चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेटेड पावर इंजॉय करती है यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव विद लेजिस्लेटर इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. तो ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स. द कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स. लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपके यूएस प्रेसिडेंट के पास ट्रीटी मेकिंग पावर्स होती हैं. तो ट्रीटी मेकिंग पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो नेगोशिएशंस करता है कंट्रीज के साथ, डील्स करता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ ओबामा मेकिंग for the climate change agreement, Paris Climate Accord, going for Paris Climate Accord, going for Iran nuclear deal, and Trump reversing these policies. You can quote Obama or opening up relations with Cuba as an example in this particular subheading. The fourth is declaration and termination of war. It's also a very peculiar case. Declaration of war की powers US के context में अगर हम देखें तो आपके पास प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वॉर डिक्लेयर करें, लेकिन उस वॉर को अप्रूव अगेन सेनेट करती है. तो अगर एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है उसको अप्रूवल रेटिफिकेशन सेनेट से चाहिए. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास नॉनदलेस फर्स्ट पावर है टू डिक्लेयर इट. सेकंड थिंग इज कि टर्मिनेशन ऑफ वॉर की पावर्स एक्सक्लूसिवली एग्जीक्यूटिव के पास है यूएस में. सो वंस द वॉर हैज स्टार्टेड द प्रेसिडेंट कैन एट एनी टाइम टर्मिनेट द वॉर. तो अगर इसको तब उसको सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए इन एंडिंग द वॉर. द फिफ्थ इज द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपके सामने जो आपका लेजिस्लेटर है वो जनरली लॉ मेकिंग करता है, मगर एक मॉडर्न दुनिया के अंदर जहाँ पॉलिसी मेकिंग इतनी एक्सपर्ट ओरिएंटेड हो गई है, इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई है कि अमूमी तौर पे लेजिस्लेटर्स डू नॉट हैव एक्सपर्टीज टू मेक वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक लॉज रिलेटेड टू सर्टेन इश्यूज. आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने हर एक ने पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी नहीं किया होता. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मिनिस्टर है वो खुद डॉक्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर. ज़रूरी नहीं है कि आपका पब्लिक पॉलिसी में आपके तमाम मिनिस्टर्स बहुत वेल वर्स्ड हो. तो इस सिचुएशन में होता ही है कि दो चीज़ें होती हैं. अमूमी तौर पे जो बिल होता है वो बन के ही एग्जीक्यूटिव से आता है. मैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, लाइक ब्यूरोक्रेसी जो आपके टॉप लेवल पे सेक्रेटरीज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो डिफरेंट पॉलिसीज के बिल्स ड्राफ्ट करते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज को देते हैं, वो मिनिस्टर्स पे पार्लियामेंट में उसको पास कराते हैं. या जो दूसरा तरीका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि लेजिस्लेटर जनरली ब्रॉड आउटलाइंस में अब लेजिस्लेशन पास करता है. ब्रॉड आउटलाइंस का से मुराद फिर ये है कि उसमें ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि एग्जीक्यूटिव उसे अब इन्फोर्स करते हुए अपनी मर्जी से गैप्स फिल कर सकता है. सो फॉर इंस्टेंस अगर लेजिस्लेटर ने पास किया एक बिल के अब से हमें बचत करनी चाहिए और हमें हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर 10% हम बचत करेंगे, विल सेव 10% इन हेल्थ डिपार्टमेंट. तो ये बिल पास होगा पार्लियामेंट से, लेकिन वो बचत कहाँ से करनी है, किधर से कट शॉर्ट करना है, क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट से करना है, क्या दवाइयाँ जहाँ पर प्रोविज़न की जाती हैं मेडिसिन की प्रोविज़न उधर से कट करना है, कहाँ से करना है, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेगी. वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स और नीचे उनकी जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वो डिसीजंस लेगी.
और वो उन गैप्स को फिल करेंगे. तो दैट इज द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. द सिक्स्थ इज द फाइनेंशियल फंक्शन. आपके बजट को आपका फाइनेंस मिनिस्टर अमूमी तौर पे पेश करता है हाउस के अंदर, उसको ड्राफ्ट भी करता है और आंसरेबल होता है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए. फाइनेंस मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ही has a lot of control and sway over financial matters of the country. Seventh is the judicial functions. Judicial functions में ख़ास तौर पे हमने जिस तरह पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीपल एट फेडरल जुडिशरी. तो फेडरल जुडिशरी के लेवल पे वो अपॉइंट करता है. तो सबसे पहली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो अपॉइंटमेंट की केसेस में आपके सामने आ जाती है. दूसरी जो अहम पावर है जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट में वो अक्सर चीफ एग्जीक्यूटिव्स के पास, प्रेसिडेंट्स के पास पावर होती है टू ग्रांट एमनेस्टी और रिप्रीव, माफ़ी देने की. बेसिकली वो किसी भी वो फेडरल ऑफेंडर को माफ़ कर सकते हैं, किसी सज़ा से उसे उसको बचा सकते हैं, उसको अपनी प्रिविलेज यूज़ करते हुए, अपनी प्रेसिडेंशियल पावर यूज़ करते हुए. एक स्पेशल पावर दी गई है एज एन ऑनर टू द प्रेसिडेंट्स जनरली हु इज़ द टॉप ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो जुडिशियल फंक्शंस इस तरीके से परफॉर्म करती है आपकी एग्जीक्यूटिव. द लास्ट इज द ग्रांट ऑफ ऑनर्स एंड टाइटल्स. Presidents in the country are empowered to give titles to various citizens for their unique contributions to the country. So poets, academics, writers, scientists, इन सारे लोगों को president और आपके executive decide करती हैं इनमें से लोगों को, और उनको वो special टाइटल्स के साथ जो है नवाजती है. आपके मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे टाइटल्स हैं. US में एक जो सबसे फेमस टाइटल है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि रिसेंटली आपने अगर ओबामा की सेकेंड टर्म को फॉलो किया तो ओबामा के प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम टू हिज वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिसके साथ ओबामा का ब्रोमांस was all over the internet and memes. Very good couple, I mean partners. So in that regard प्रेसिडेंट के पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो लोगों को नवाज सकता है जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं. ओबामा गेव टाइटल्स एंड ऑनर्स टू न्यूमरस पीपल एट द एंड ऑफ हिज टर्म, टू एलन, टू माइकल जॉर्डन, टू टॉम हैंक्स, टू Bill and Melinda Gates for their unique contributions. So you see from diverse sets of backgrounds. तो ये एग्जीक्यूटिव मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है किसी भी पॉलिटी के अंदर. द नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी. जुडिशियरी के जो फंक्शंस हैं वो बड़े सिंपल हैं, जो कि रिजॉल्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए. तो पहला जो फंक्शन जुडिशरी का वो तो है प्रोविजन ऑफ जस्टिस. वो लोगों को इंसाफ, स्विफ्ट एंड स्पीडी जस्टिस. स्विफ्ट जस्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ जुडिशरी. The idea that justice delayed is justice denied. That judiciary must give free justice to people. और उसके अंदर the concept of rule of law is very important. कि that application of law must be equal. Judiciary का काम है कि वो apply करे law को equally तमाम segments of society पे, और किसी को special privilege ना दे दूसरे ग्रुप के ऊपर, बल्कि law के accordance objectively, impartially और फेयर तरीके से तमाम फैसले दे. सेकेंड इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉज. बहुत सारे जगहों पे इश्यूज़ के ऊपर लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है या जो मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और कुछ स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं, या उसको मतलब क्लियर नहीं होती आपके लीगल फ्रेमवर्क उस चीज़ के ऊपर. तो जब कोई स्पेसिफिक केस जुडिशरी के पास आता है तो जुडिशरी उस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर उन ब्रॉडर लॉज को अप्लाई करती है और उनको देखती है कि उधर उनकी क्या वैलिडिटी है. थर्ड इज द रोल इन लॉ मेकिंग. जुडिशरी इनडायरेक्टली लॉ मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट करती है. मैंने आपको जैसे बताया कि अक्सर ब्रॉडर लॉज जो एक्सप्लिसिटली किसी एक ख़ास स्पेसिफिक इंस्टेंस से रिलेट ना कर रहे हो और वो स्पेसिफिक इंस्टेंस कोर्ट में आ जाए डिस्प्यूट, तो फिर जुडिशरी डिसाइड करती है उसको किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन करनी है, किस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है. ये इंटरप्रिटेशन
खुद लीगल सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, बिकॉज द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स इज जनरली फॉलोड इन द कोर्ट्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रेसिडेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला दिया है तो ये फैसला हाई कोर्ट मानेगी और ये फैसला नीचे से लोअर कोर्ट्स मानेंगी. दिस इज द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी मिसाल कायम करना जो मतलब होता है प्रेसिडेंट का. तो इन दैट रिगार्ड, तो फिर जब जुडिशरी कोई एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में फैसला दे एक स्पेसिफिक इशू पे जिसके ऊपर ऑलरेडी लीगल क्लैरिटी मौजूद नहीं है, तो जुडिशरी का वो फैसला सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है. यानी आगे वाले उस तरह के सिमिलर आने वाले केसेस में भी उस जुडिशरी के केस को रेफरेंस बनाकर डिसीजंस दिए जाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली जुडिशरी कंट्रीब्यूटिंग टू द evolution of the laws of the country. The fourth is the equity legislation. There are certain cases and disputes in courts for which legislation is absent, for which there is no law whatsoever. क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर तो law ambiguous था ना, यानी law clear नहीं था या specific enough नहीं था. कुछ जगहों पे it's just absent. So what does court do? That it appeals to the principle of equity, जिसके अंदर फेयरनेस के प्रिंसिपल, यानी आप रीज़न को अपील करते हैं जजेस अपनी कि अब यहाँ पर लॉ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं फेयरनेस के और जस्टिस के और इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करूँ तो क्या बेस्ट डिसीजन होगा. तो उस बेसिस पे फिर वो अपने डिसीजंस देते हैं. वो डिसीजंस इन टर्न्स प्रेसिडेंट्स बनते हैं और वो एक किस्म का इनडायरेक्टली लॉ बन जाता है लैंड का. दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड इक्विटी लेजिस्लेशन. फिफ्थ इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक चैप्टर डेडिकेटेड होता है ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, ये सारे, फ्रीडम टू हैव इंफॉर्मेशन, ये सारी फ्रीडम्स स्टेट ने गारंटी की होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर. दीज आर द थिंग्स विच आर inalienable rights of the citizens, and without those fundamental rights there can be no democracy. There is no purpose of living in an organized state and modern democratic structures if the civil and political liberties of people are not safe. And to that end, the judiciary plays the most vital and essential role. Judiciary constitutional roles को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स की प्रोटेक्ट करती है. केसेस जब आते हैं उसके पास डिस्प्यूट्स जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको सुनती है और उनको फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन देके इनको अपहोल्ड करने की कोशिश करती है थियोरेटिकली. द सिक्स्थ इज एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक एसेंस को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार होती है. That is why judiciary across the world generally have the power of judicial review. Judicial review की पावर ये है कि आपकी लेजिस्लेटर ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, वो लॉ अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल से कॉन्ट्रडिक्टरी है. फॉर इंस्टेंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिस्टम फेडरल होना चाहिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ पास किया जिससे प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं और पार्लियामेंट के पास बहुत कम पावर्स आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास नॉमिनल पावर्स हैं, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अंडर थ्रेट है. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा. तो इस केस में जो आपकी जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करते हुए ऐसी लेजिस्लेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इसे अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकती है, विच इज़ सेइंग दैट इट्स नॉट वैलिड. तो जुडिशरी uses the power of judicial review with which it can declare ultra vires any piece of legislation if it finds the same to be in contradiction or in contravention to the constitution. तो इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क को जुडिशरी प्रोटेक्ट रखती है. ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये आपकी जुडिशरी के पास जो उसका डॉक्ट्राइन है वो यूएस के अंदर इवॉल्व हुआ था, और यूएस के अंदर फेमस मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर ये पावर जुडिशियल रिव्यू की यूएस कोर्ट ने अपने पास ली. इस तरह डिफरेंट लीगल केसेस के अंदर जुडिशरी ने ये पावर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने अपने पास रखी. इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इसी की एक थोड़ी डिफरेंट टेंजेंट पे एक्सटेंशन है, जो कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर
इस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी जुडिशरी इन द 18th एंड 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो केसेस जब कोर्ट में गए थे तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कि इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, और उसके पास जुडिशल रिव्यू की पावर है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर को बरकरार रख सके, उसे सस्टेन कर सके। तो इस तरीके से आपकी जुडिशरी परफॉर्म्स सर्टन इनवैल्यूएबल tasks and functions to protect the constitution, to protect the legal framework of the country. Now, rehashing all these three principles back, the initial idea about the separation of powers was that there's three organs of the state: legislature, executive and judiciary. Legislature is tasked with making laws, executive implements those laws, and judiciary interprets those laws and protects the fundamental character of the constitution. और इसमें इन तीनों के मुख्तलिफ फंक्शंस आप परफॉर्म करती हैं, अपनी प्राइमरी फंक्शंस, और उसके साथ साथ there are some ancillary functions that all these three organizations perform effectively. अब हमारे पास जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वो होगा यूनिकेमरल लेजिस्लेचर और बाईकेमरल लेजिस्लेचर से। हमने लेजिस्लेटर पर डिस्कशन की। लेजिस्लेटर को ऑर्गेनाइज करने के दो मॉडल्स हैं, यूनिकेमरल और बाईकेमरल, और हम देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। वेरी ब्रीफली स्पीकिंग, यूनिकेमरल जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है, बाईकेमरल जिनमें दो हाउसेज होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है। सो वी आर बाईकेमरल legislator. So we'll look at what's the difference between the two, what is the rationale for creating a second legislature, and what kind of legislators different countries have across the world. Till then, take care. See you in the next lecture.